ओके गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेस क्लास। इनकम टैक्स रेट्स के बाद अपने एक छोटा सा आज प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेशन में अभी तक जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं वहां से एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आता है वो अपने प्रैक्टिस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज है ये आईसीआई का दिया हुआ एमसीक्यूज है एंड डेफिनेटली इसकी क्वालिटी, इसकी स्टैंडर्ड्स आर वेरी मच एक्सेप्टेबल एंड ये सारे बच्चों जो भी सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है बिकॉज सिलेबस अल्टीमेटली सेम है। तो ये मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ हर बैच में, तो इस बैच में भी मैं करवा रहा हूँ। चैप्टर वाइज हम लोग चलते हैं। जैसे हमारा कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तो हम उसका एमसीक्यूज भी करते हैं, फिर उसका केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज करते हैं, फिर उससे डिस्क्रिप्टिव टाइप बहुत तरह तरह का क्वेश्चन हम लोग ड्यूरिंग द क्लासेस प्रैक्टिस करते हैं। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट चैप्टर लेट मी प्रैक्टिस, लेट मी मेक यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। और यहाँ पे आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि आप क्या खुद से विदाउट माई हेल्प आप सही आंसर तक पहुंच पाते हो या नहीं पाते हो। ठीक है। तो एमसीक्यूज आप लोग सबके सिलेबस में है, चाहे वो सीए हो, चाहे सीएमए हो, चाहे सीएस हो, सबके में एमसीक्यूज पूछा जाएगा। तो चलिए अपने शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये जो बुकलेट है ये आपके क्लास नोट्स के लिंक में मैंने फर्स्ट डे ही डाल दिया है। जो भी डीटी के बच्चे हैं, टैक्स के बच्चे हैं, आईडीटी के बच्चे हैं, जो भी आपने कोर्स लिया है आपको एक क्लास नोट्स का लिंक मिल के रखा है। उसमें जो भी मेरी क्लासेस में नोट्स लिखाई जाती है या जो भी मैं रेफर करता हूँ सब कुछ वहाँ अपलोड होता रहता है। तो एमसीक्यू का ये जो भी बुकलेट है 214 पेजेस का, ये वहाँ पर अपलोड किया गया है। आप चाहे तो घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चाहे तो मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप मेरे साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्लास के बीच में करेंगे, लेकिन घर पे जाके आप खुद से सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो। बाई द चांस एग्जाम के पहले भी आपको कोई क्वेश्चंस देखना है तो आप एग्जाम के पहले भी एमसीक्यू बुकलेट आपके सामने रहेगा इन दी ड्राइव, तो आप वहाँ पे जाके भी रेफर कर सकते हो। ये आईसी के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा जो कि मैंने आपके सामने खोला है। ठीक है। एमसीक्यूज जो बच्चे सीएमए कर रहे हैं वो भी ये सर ना सोचे कि आपका सर ये मेरे स्क्रीन लिए ऑफ है। एप्लीकेबल है कि नहीं है, आपके लिए भी एप्लीकेबल है बिकॉज अल्टीमेटली आप लोग के लिए भी सेम तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस पूरे बुकलेट में प्रीवियस ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23 के हिसाब से क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है। आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्या है वो आपको पता है, असेसमेंट ईयर क्या है वो भी आपको पता है, लेकिन ये जो बुकलेट है ये इसमें अपने ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। एनीवेज ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रोविजन इज इंपॉर्टेंट, आपको प्रोविजन पता होना चाहिए। ओ माय गॉड, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ भाई, सॉरी मेरी वीडियो ऑफ थी, अब ठीक है। सॉरी, सही टाइम पे जाग गया। अब ठीक है बेटा, चलो। हम लोग कुछ किए नहीं थे अभी तक, अब ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपको कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए और एक रफ शीट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। रफ शीट जस्ट फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, और आप बस ए बी सी डी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना है। द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज जस्ट टू मेक यू अवेयर कि आप खुद से ये प्रैक्टिस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो विदाउट माई हेल्प। यू कैन यूज एनी रफ शीट, कैलकुलेटर और एक पेन। स्टार्ट करते हैं। द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सरल, a resident who has attained the age of 60 years on 1st April 2022। 60 years का इसने एज अटेन किया 1st अप्रैल 2022 को, एंड ही डज नॉट ऑप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। ध्यान रखें यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्या है कि इस पर्टिकुलर साल का इसने प्रीवियस ईयर 21-22 में 115 BAC ऑप्ट नहीं किया, न्यू डेट ऑप्ट नहीं किया है, और टोटल इनकम है 5,60,000 कंप्राइजिंग ऑफ सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा ये आपसे पूछा है। चलिए आंसर दीजिए, आंसर निकालिए। निकालिए। सबसे पहले, सबका आ गया। सीबीडीटी का जो सर्कुलर है वो यहाँ पे क्लैरिफाई, याद है सीबीडीटी का सर्कुलर यहाँ पे काम का है। ये एज इसने 60 ईयर्स का अटेन किया है 1st अप्रैल 2022, लेकिन हम लोग मान लेंगे कि ही हैज कंप्लीटेड हिज 60 इयर्स एज ऑन द इमीडिएट डे, दैट इज 31st मार्च 2022। अगर 31st मार्च 22 को इसका एज कंप्लीट हो गया, इसका मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 को ये क्या बन चुका है, सीनियर सिटीजन।
31 मार्च 22 को ये सीनियर सिटीजन बन चुका है, यानी प्रीवियस ईयर 21-22 के इनकम पर वो टैक्स जो निकालेगा वो प्रीवियस ईयर 21-22 में हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये ट्रिक पॉइंट था। करेक्ट, इस क्वेश्चन में ट्रिक पॉइंट था अप टू 3 लाख 0, ठीक है। नेक्स्ट 2 लाख 5% 10,000, ठीक है। नेक्स्ट 60,000 डज नॉट ऑप्ट है, तो ठीक है ये ओल्ड रेट पे ही जाएगा। कितना? 20%, ठीक है। कितना हो जाएगा? 12,000। तो टोटल कितना हुआ? प्लस 4% सेस, कितना हो गया? 22,880 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 2 में आइए। The tax liability of Nirlep Cooperative Society, Nirlep Cooperative Society does not opt to pay tax under Section 115 BD on the total income of 90,000 for the previous year is this। आपको टैक्स लाइबिलिटी पूछा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो न्यू रेट में नहीं है, उसकी टोटल इनकम 90,000 की है। फटाफट निकाल लीजिए, फटाफट निकाल लीजिए, कुछ है नहीं इसमें। फटाफट निकाल लीजिए, कुछ है खास नहीं इसमें। तो सर यहां पर अपने पढ़े थे अप टू 10,000 10% 1,000 रुपीज। नेक्स्ट 10,000, यहाँ पे ना आपको वो नहीं दिखाना पड़ता, वर्किंग्स नहीं दिखाना पड़ता, सीधा आप ऑप्शन लिख सकते हो विदाउट एनी वर्किंग्स। एट द रेट ऑफ 20% 2,000, तो 20 हो गया। अब कितना? 70,000 पे 30%, यानी 21,000। तो कितना हुआ? 24,000 प्लस 4% सेस, फाइनली कितना आ रहा है? 24,960। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 आइए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ available to Sad Vichar Limited, a domestic company, on the total income of 10 crore 3,50,000। कितना करोड़? 10 crore 3,50,000 for the previous year 21-22, comprising only of business income। बोलना चाह रहे कि यहां पे स्पेशल इनकम नहीं है, खाली नॉर्मल इनकम है। whose turnover in the previous year 19-20 is 450 crore, paying tax as per the regular provisions of the Income Tax Act, assume that the company does not exercise option under 115 बा, यानी वो न्यू रेट में नहीं जा रहा है, वो एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम में ही जाने वाला है। आपको मार्जिनल रिलीफ निकालने बोला, आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालने नहीं बोला है। आपको क्या पूछा बेटा? मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। तो सिंक इन किया क्वेश्चन को, किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना होता है। सिंक क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखो इसमें मेजर ट्रिक्स क्या है। एक तो ये डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर टैक्स रेट्स अपने को पता है 30 होगा या 25 होगा। 25 कब होगा? जब लास्ट टू लास्ट ईयर उसकी टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पे टर्नओवर कितना है? 450 करोड़। तो यहाँ पे डेफिनेटली वो 25% के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वो किसके लिए एलिजिबल होगा? 30%। दूसरी बात, यहाँ पे टोटल इनकम 10 करोड़ 3,50,000 है। तो हमने पढ़ा था अगर डोमेस्टिक कंपनी है उसकी टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे सरचार्ज रेट है 7%। और अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज रेट है 12%। तो बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल 3,50,000 इसको 7 से 5% हायर सरचार्ज देना पड़ा। कितना हायर सरचार्ज देना पड़ा? 5% हायर सरचार्ज देना पड़ा। तो अपने क्या पढ़े थे कि आप 10 करोड़ 3,50,000 पे टैक्स निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको इस पे टैक्स निकालना पड़ेगा। आपको इसके लोअर थ्रेशोल्ड जो कि कितना है? 10 करोड़। कितना करोड़ है? 10 करोड़। आपको इस पे भी टैक्स निकालना पड़ेगा। आपको 10 करोड़ 3,50,000 पे टैक्स निकालना है, आपको 10 करोड़
आई मीन 10 करोड़ पे भी टैक्स निकालना है। तो ये जो टैक्स आ रहा है, इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है और इसका जो इनकम का डिफरेंस है, आई होप यू अंडरस्टैंड, इसका जो इनकम का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम इज नोन एज मार्जिनल रिलीफ। यही तो करना है। अरे बोलो भाई। तो बहुत सिंपल है, पता है यहाँ पे सिंप्लिसिटी क्यों है? क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी है, इसके ऊपर फ्लैट क्या होगा? फ्लैट 30 है। यहाँ पे कोई स्लैब रेट भी एप्लीकेबल नहीं है। तो बताओ बेटा 10 करोड़ पे फ्लैट कितना हो गया? 3 करोड़। अरे बोलो 3 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ? टैक्स कितना हुआ? 3 करोड़ हुआ। उस पे सरचार्ज कितना होगा बताओ तो भाई? अगर डोमेस्टिक कंपनी एग्जैक्ट 10 करोड़ का इनकम कमा रहा है तो 7% सरचार्ज होगा सर। 7% सरचार्ज कितना हो गया? 21 लाख। तो 3 करोड़ 21 लाख। ठीक है, सेस अभी ऐड नहीं करेंगे, सेस अपने को चाहिए भी नहीं होता है मार्जिनल रिलीफ में। नेक्स्ट अपन को क्या करना है कि आप अब टैक्स निकालेंगे 10 करोड़ 3,50,000 पे। तो 10 हाँ 10 करोड़ 3,50,000 पे 30% कितना आ रहा है? 3 करोड़ 1,05,000। क्लियर है? अब इस पे सरचार्ज कितना हो जाएगा? 12% सरचार्ज हो जाएगा। इस पे 12% सरचार्ज कितना हो रहा है? 36,12,600 which is how much? 33 करोड़ 37,17,600। ठीक है, अब आप क्या करोगे? एडिशनल टैक्स निकालेंगे। एडिशनल टैक्स कितना है? 3 करोड़ 37,17,600 में से माइनस 3 करोड़ 21 लाख कितना आ रहा है? 16,17,600। लेकिन इनकम कितना एडिशनल था? इनकम एडिशनल था खाली 3,50,000। तो जो डिफरेंस है वो क्या हो गया मेरा? मार्जिनल रिलीफ। जो मेरा डिफरेंस था वो क्या हो गया? 12,67,600। दिस इज माई मार्जिनल रिलीफ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्स पेबल बाय धर्मा एलएलपी ऑन टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, कल ही किए हैं, जहां पे इंडिविजुअल के लिए किए थे, लेकिन यहां पर किसके लिए पूछा है? एलएलपी के लिए पूछा है। एलएलपी का सरचार्ज रेट क्या होता है? टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़ पे 12%। लेकिन अगर 1 करोड़ होता तो सरचार्ज लगता नहीं। तो यहां पे भी क्या आएगा? मार्जिनल रिलीफ आएगा। तो आपको मार्जिनल रिलीफ माइनस करने के बाद अपना टैक्स निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ नहीं पूछा है आपसे, यहाँ से आपको फाइनली टैक्स पूछा है। तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ पे तो टैक्स पता ही है बेटा, 1 करोड़ पे 30% कितना है? 30 लाख। 1 करोड़ पे 30% कितना है? अरे बोलिए 30 लाख। तो आपको एडिशनल टैक्स आप आसानी से निकाल लोगे। एडिशनल इनकम आपको पता ही है कितना? 1 लाख। एडिशनल इनकम आपको पता ही है कितना? 1 लाख। तो मार्जिनल रिलीफ इसमें निकालना इजी है, क्योंकि ये क्या है? धर्मा एलएलपी, इट इज अ फिक्स्ड। तो चलिए 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स कितना आएगा? टैक्स एट द रेट ऑफ 30% कितना आ रहा है? 101 लाख पे टैक्स कितना आ रहा है? 30 लाख। ये आपका टैक्स आ रहा है। ठीक है, अब इस पे सरचार्ज निकालेंगे कितना? 12% पूरा। इस पे रिलीफ बहुत ज्यादा आने वाला है। 3,63,600। 12% ऑफ टैक्स अमाउंट 3,63,600। टोटल कितना हुआ? 33,93,600। अब अपने को क्या देना है? मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालें? एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स कैसे निकालेंगे? दिस माइनस 30 लैक्स। माइनस 30 लैक्स कैसे आया पता? क्योंकि 1 करोड़ के इनकम तक के पे सरचार्ज लगता ही नहीं है। 30% ऑफ 1 करोड़ निकाल ली, तो 33,93,600 माइनस 30 लैक्स,
दिस इज एडिशनल टैक्स, और एडिशनल इनकम कितना है? 1 लाख। एडिशनल इनकम कितना है? 1 लाख। तो 33,93,600 माइनस 30 लाख, 3,93,600 माइनस 1 लाख, तो ये आपका रिलीफ कितना आ रहा है? 2,93,600। क्योंकि 1 लाख तक ही आपका एडिशनल जो टैक्स है उतना ही आपका टैक्स एडिशनली लग सकता है, बाद बाकी जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो आपको रिलीफ मिल जाएगा, दैट इज मार्जिनल रिलीफ। अब कितना आ रहा है फाइनली आंसर? 31 लाख। अब लास्ट में आप क्या ऐड कर देंगे? 4% सेस ऐड कर देंगे। लास्ट में आप 4% सेस ऐड कर दीजिए, विच इज कमिंग टू 32,24,000। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 32,24,000। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस ही आना चाहिए, तभी ये सब करवा रहे हैं आपको, ठीक है? टैक्स में समझना एक चीज होता है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई क्वेश्चन में करना एक चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स अंडरस्टैंड। मिस्टर रमन, aged 64 years, was not able to provide satisfactory explanation to the assessing officer for the investment of rupees 7 lakh not recorded in the books of accounts. What shall be the tax payable by him on the value of such investments considered to be deemed income as per section 69? टैक्स आपसे पूछा है, इसका एज 64 ईयर्स है, याद रखिएगा। वेरी गुड सर। यहां पे क्या मुझे बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट मिलने वाला है? नहीं, जो कह दिया सो कह दिया। कोई बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट नहीं, नो डिडक्शन, नो सेट ऑफ, नो कुछ नहीं, ग्रॉस अमाउंट पे फ्लैट आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे अपने पढ़े थे सेक्शन 115 बीबीई, सेक्शन 115 बीबी, सॉरी ये ब्लैक मनी का सेक्शन है, थैंक यू सो मच, ब्लैक मनी का सेक्शन है। यहाँ पे 115 बीबी में हमने पढ़ा था 60% टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 60% टैक्स लगेगा, प्लस 25% सरचार्ज लगेगा, प्लस 4% सेस लगेगा। तो इफेक्टिव क्या आ रहा है? 78। आप डायरेक्टली वो भी कर सकते हो, ठीक है? तो 7 लाख का हमारा 78% जो आ रहा है, दैट इज कमिंग टू 5,46,000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, इफ अनिरुद्ध अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैज स्टेड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, मैंने आपको बोला था जब हम एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व करें तो प्रीवियस ईयर 21-22 के हिसाब से सोचना। अनिरुद्ध अ सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये स्टे किया है प्रीवियस ईयर 21-22 में फॉर 181 डेज, ठीक है? एंड ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। पिछले 10 साल में 9 साल वो नॉन रेसिडेंट था, ठीक है? एंड ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 365 डेज इन ऑल द 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। पिछले 4 साल में वो सब मिलाकर 365 डेज रुका है, ठीक है? और पिछले 10 साल में वो 9 साल नॉन रेसिडेंट था। करंट ईयर में वो 181 डेज रुका है। 420 डेज इन ऑल इन द 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट ईयर। पिछले 7 सालों में वो 420 डेज इंडिया में रुका है। आपसे पूछा है इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। आराम आराम से, मतलब सोच विचार लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, जस्ट गिव अ डीप थिंकिंग। बच्चे जवाब दे रहे हैं RNOR, करेक्ट। द आंसर इज
रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, कैसे सर? BC1 फुलफिल नहीं किया है, BC2 फुलफिल किया है 60 डेज और मोर, और लास्ट 4 साल में 365 डेज और मोर, लास्ट 4 साल में 365 डेज और मोर। अब आप ध्यान से देखना, इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़कर गया है या इंडियन सिटीजन जो इंडिया आया है उसके लिए 60 नहीं है, बट एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन के लिए 60 डेज का कंडीशन एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे 60 डेज तो है और लास्ट 4 साल 365 भी है, तो इससे वो क्या बन गया? रेसिडेंट। बट सर ये लास्ट 10 साल में क्या है? नॉन रेसिडेंट। और लास्ट 7 साल में भी इसका स्टे कितना है? 420, तो इससे वो क्या बन गया? RNOR। इससे वो क्या बन गया? RNOR। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। Mahesh is found to be the owner of 2 gold chains of 50 grams each, value of which is 1,45,000 each. Each gold chain का उसका value है 1,45,000 during the financial year this much, which are not recorded into the books of account, and he could not offer satisfactory explanation for the amount spent on acquiring this gold chain. वो नहीं बता पाया कि भैया ये अमाउंट वो जो स्पेंड किया उसके लिए उसका सोर्स क्या है। As per section 115 BBE, Mahesh would be liable to pay tax of, तो 1,45,000 ईच है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2,90,000। इस पे फाइनली इसके ऊपर टैक्स लगने वाला है 2,90,000 पे 78%, विच इज कमिंग टू 2,26,200 रुपीज, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। Mr. Ajay is a recently qualified doctor. He joined a reputed hospital in Delhi on 1st of January 2022। ध्यान रहे मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको प्रीवियस ईयर 21-22 को सोच के ये क्वेश्चन करना है। Mr. Ajay is a recently qualified doctor. He joined a hospital in Delhi on 1st January 22. He earned a total income of 3,40,000 till 31st March 2022. His employer advised him to claim a rebate under Section 87A while filing the return of income for assessment year 22-23. He approached his father, a tax professional, to inquire regarding what is the rebate of the act. What would his father told him? उसके फादर उसको क्या बोले होंगे? 1 to 6 आपके पास ये सारे पॉइंट्स है, अब आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो बस लिखते रहिए कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। व्हाट वुड हैव हिज फादर टोल्ड हिम, उसके फादर ने उसको क्या बोला होगा रिबेट के बारे में। इसमें से रिबेट के बारे में क्या क्या सही बात है? तो 1 सही है, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, 5 सही है और 6 भी सही है, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी से ही आपको डिडक्शन मिलता है। तो करेक्ट आंसर इज 1, 5 एंड 6। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। Raman, a citizen of India, was employed in Hindustan Lever Limited. He resigned on this date, 27 September 2021। बहुत ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, वो रिजाइन कर दिया है। He received a salary of 40,000 per month from 1st April 21 to 27 September 21 from Hindustan Lever Limited। बीच में रिजाइन किया है। Thereafter he left for Dubai for the first time on 1st October 21। 27 सितंबर को रिजाइन किया, 4 दिन बाद दुबई चला गया। एंड गॉट सैलरी ऑफ रुपी इक्विवेलेंट ऑफ 80,000 पर मंथ, मतलब 80,000 पर मंथ का सैलरी उसको मिला जब वो दुबई में था, फ्रॉम 1st October 21
टू 31 मार्च 22 इन दुबई। जब वो दुबई गया तो दुबई में उसको सैलरी मिला 80,000 पर मंथ का इक्विवेलेंट। हिज सैलरी ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर, हिज सैलरी फॉर, ध्यान से देखो, वो दुबई कब कब तक था, अक्टूबर से मार्च। अब बोल रहा है हिज सैलरी फॉर अक्टूबर टू दिसंबर वॉज क्रेडिटेड इन हिज दुबई बैंक अकाउंट। ये जो सैलरी है वो उसके दुबई बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। एंड द सैलरी फॉर जनवरी टू मार्च वॉज क्रेडिटेड इन हिज मुंबई अकाउंट डायरेक्टली। 6 मंथ्स में 3 मंथ्स का जो मनी है वो दुबई बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ और 3 मंथ्स का जो मनी है वो इंडियन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ। ही इज लायबल टू टैक्स, he is liable to tax in respect of, he is liable to tax in respect of this and this। तो आपको पता है क्या करना है, पहले आपको पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा इसका, तो निकालिए। रेसिडेंट है, कितना हुआ 1 अप्रैल से लेकर 21। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चे क्या करेंगे पता है, वो 27 सितंबर तक निकाल के छोड़ देंगे। जबकि वो दुबई कब छोड़ा, मतलब इंडिया कब छोड़ा, तो हमको 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक वो इंडिया में था। 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक वो, जिस दिन वो दुबई के लिए लीव किया उस दिन भी वो कहाँ पे था, इंडिया में था। तो कितना डेज हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो टोटल आ रहा है 184 डेज टोटल आ रहा है। और ये दुबई कब लेफ्ट किया, फर्स्ट टाइम। दुबई के लिए कब लेफ्ट किया, फर्स्ट टाइम, मतलब वो हमेशा के लिए पहले क्या था, इंडिया में था। एग्जैक्टली बेसिक कंडीशन तो हो ही रहा है, बेसिक टू भी फुलफिल हो रहा है। तो एनीवेज अपने को एक कंडीशन से मतलब है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिया का रेसिडेंट। अब ओआर है कि एनओआर है वो चेक करो। तो सर पहली बार है तब तो ओआर होगा ही, क्योंकि लास्ट 10 साल में भी 10 साल रेसिडेंट है और हमेशा ही इंडिया में 730 हो ही गया है। तो ये क्या हो गया, आर ओ आर। तो आपको पता है आर ओ आर का क्या होता है, ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है। अब इस सिचुएशन में मुझे बताना आपको ऑप्शन क्या दिया है, आपको ऑप्शन क्या दिया है, ही इज लायबल टू टैक्स, ही इज लायबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ income received in India from Hindustan Lever Limited? Definitely yes. Income received in India and in Dubai? Yes. Income received in India from Hindustan Lever and income directly created in India कि income received in Dubai? सर अल्टीमेटली इसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है और उसका सबसे क्लोजेस्ट आंसर होगा ये कि इंडिया में जो इनकम रिसीव हुआ है और जो दुबई में रिसीव हुआ है दोनों के लिए वो इंडिया में क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। दोनों के लिए वो इंडिया में क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। बाद बाकी में पार्ट पार्ट दिया हुआ है, खाली इनकम दुबई, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर नहीं। हाँ अगर ये एनआर होता या आरएनओआर होता तब वो खाली हिंदुस्तान, तब आपका ये आंसर होता, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर एंड इनकम डायरेक्टली क्रेडिटेड इनटू इंडिया। लेकिन अगर ये आरओआर है तो इसका आंसर ये होगा कि दुबई में जो भी इनकम रिसीव किया, इंडिया में जो भी इनकम रिसीव किया, एवरीथिंग विल बी लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। क्वेश्चन 10, Suhan, aged 35 years, a non-resident, earned a dividend income of rupees 12,50,000 from an Indian company, which was declared on 30th September 21 and credited to his bank account on 5th October 21 in France, and 15,000 rupees as interest in savings account from State Bank of India.
उसको 15,000 इंटरेस्ट इन एसबी अकाउंट मिला फॉर द प्रीवियस ईयर. Assuming he has no other income, what will be the amount of income chargeable to tax in his hands in India for the assessment year 22-23? आपको पूछा है कि बताओ उसके लिए कितना इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा. ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले बताओ डिविडेंड किससे मिला है? इंडियन कंपनी से. सेक्शन 9 क्या बोला था? दिस इनकम विल ऑलवेज बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. भले उसको कहाँ मिला है? फ्रांस में मिला है. तो सुहान एक नॉन रेसिडेंट है, इंडियन सोर्स इनकम सुहान के लिए टैक्सेबल होगा. तो डिविडेंड इनकम कितना है? 12,50,000. ये इंडिया में क्या हो गया? टैक्सेबल. फिर क्या है? इंटरेस्ट. फिर क्या है? इंटरेस्ट किससे आया? एसबीआई वाले अकाउंट में. तो ये भी क्या हो जाएगा? इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा 12 लाख. लेकिन सुनो मेरा बात बेटा, ये अपना जीटीआई है. ये क्या है? जीटीआई है. 12,60,000 ग्रॉस इनकम है ये. लेकिन आपसे पूछा क्या? इनकम पूछा गया. इनकम आपसे एनटीआई पूछा. एनटीआई मतलब टोटल इनकम. टोटल इनकम मतलब आपको यहां पे क्या देना पड़ेगा? जो भी ये डिडक्शन के लिए एलिजिबल है आपको देना पड़ेगा. अब ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन आ गया तो बता देता हूं. ध्यान रखेंगे, कोई भी इंटरेस्ट इनकम. कौन सा इंटरेस्ट इनकम? जो कि आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में अर्न करते हैं. कौन सा अकाउंट में? नॉट एफडी, नॉट अ रिकरिंग डिपॉजिट. आई एम टॉकिंग अबाउट सेविंग्स अकाउंट. आपका एक सेविंग्स अकाउंट है बैंक में, उसमें बैलेंस है, बैंक आपको उसमें इंटरेस्ट देता है 4%, 3%, 4.5%, मैक्सिमम इतना आपको इंटरेस्ट मिलता है. ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये आपको कितना मिला? 15,000. तो देयर इज अ सेक्शन इन इनकम टैक्स एक्ट, जब अपने बाद में बात करेंगे, जिसका नाम है 80TTA. क्या नाम है? 80TTA. दिस अलाउज अ डिडक्शन ऑफ मैक्सिमम 10,000 फ्रॉम योर इंटरेस्ट इनकम. ये बोलता है कि अगर आप इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हो फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट तो आपको 10,000 रुपए तक की डिडक्शन 80TTA में टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए मिल जाएगी. तो अब मेरे को बताओ, अगर मेरा इंटरेस्ट 15,000 है तो मुझे डिडक्शन कितना मिल गया? 10,000 मिल गया. तो मेरा अब नेट टैक्सेबल इनकम कितना है? 12,55,000. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज दी. लेकिन यहां से आपसे पूछा नहीं, बताओ ग्रॉस इनकम कितना है? तो ग्रॉस इनकम कितना होता? 12 लाख. ग्रॉस इनकम मतलब डिडक्शन के पहले. लेकिन आपसे पूछा इनकम चार्जेबल टू टैक्स, यानी टोटल इनकम कितना है? तो डिडक्शन के बाद. तो कुछ बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे जहां पे डिडक्शंस का नॉलेज होना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूंगा, बट डिडक्शंस अपने सब बाद में पढ़ेंगे. क्लियर है? अरे बोलिए. नेक्स्ट, आशीष अर्न्स द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22. इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 1/4 रिसीव्ड इन इंडिया कितना है? 4 lakhs. ठीक है. कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अ बिल्डिंग लोकेटेड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन हॉलैंड कितना है? 6 lakhs. ठीक है. If Ashish is a resident but not ordinary resident in India, then what will be the amount of income chargeable to tax in India for the assessment year 22-23? Ultimately अपने से पूछा है कि आशीष अगर RNOR होगा तो कितनी इनकम टैक्सेबल होगी? अगर आशीष RNOR होगा तो कितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? What will be the income which will be taxable in India in the hands of आशीष? ठीक है. तो आशीष अगर RNOR है तो अपने को पता है उसका इंडियन सोर्स इनकम टैक्सेबल होगा. तो इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, ये इंडियन इनकम नहीं है, ये फॉरेन इनकम है. लेकिन 1/4 क्या हो गया है? तो 1 लाख कितना हो गया? इंडियन सोर्स इनकम. 1/4 ऑफ कितना? 4 लाख. 1/4 ऑफ कितना? 4 लाख. दूसरा, कैपिटल गेन ऑन अ सेल ऑफ बिल्डिंग लोकेटेड कहां पर है? ये बिल्डिंग इंडिया में लोकेटेड है, बट भले तुमने इसका कैपिटल गेन किधर रिसीव किया? बाहर. मतलब तुमने बिल्डिंग बेच के मनी रिसीव किया बाहर में, बट इसका प्रॉपर्टी इंडिया में है. तो ये एक्रू किधर हो गया? पूरा का पूरा एक्रू किधर हो गया? इंडिया में हो गया. तो ये क्या है? एक इंडियन सोर्स्ड इनकम. तो आशीष अगर RNOR है तो उसके हाथ में कितना इनकम टैक्सेबल हो जाएगा? 1 लाख प्लस 6 lakhs, that means 7 lakhs. 7 lakh rupees will be the total income chargeable to tax in the hands of Ashish. बोलो भाई, क्लियर है? ठीक. क्वेश्चन नंबर 12. Sumit is an Indian citizen and the member of crew of an America bound Indian ship. America bound मतलब जो अमेरिका जा रहा है. कौन सा शिप है? एक इंडियन सिटीजन है जो अमेरिका बाउंड इंडियन शिप है, जो एंगेज्ड इन कैरेज ऑफ फ्रेट इन इंटरनेशनल ट्रैफिक. मतलब ये एक वॉयज में जा रहा है. कहाँ जा रहा है? वॉयज में जा रहा है. बाहर जा रहा है. बाहर जा रहा है. आपको पता है यहां पर अपने एक प्रोविजन पढ़े थे, पता है ना? अपने प्रोविजन पढ़े थे कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. आनंद का एक क्वेश्चन किए थे अपने क्लास में.
ये वही है, आनंद बन गया सुमित। डिपार्टिंग फ्रॉम विच पोर्ट? डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई ऑन 25th April 2021. From the following details for the previous year, what would be the residential status of Sumit for this assessment year, assuming his stay in India in the last 4 previous years is 365 days and last 7 years is 730 days? मतलब यहाँ पर आप देखो, वो चेन्नई छोड़कर जा रहा है 25th April को, चेन्नई छोड़ के जा रहा है 25th April को, वो चेन्नई छोड़ के जा रहा है। अब आपसे रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा है, क्या पूछा है? रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा है। तो सर सबसे पहले इंडियनशिप है, मेंबर ऑफ क्रू है फॉर इंडियनशिप गोइंग आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर अपने क्या पढ़े थे? यहाँ पे पढ़े थे कि 60 डेज एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे 182 डेज एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे अपने रूल 126 पढ़े थे कि हाउ विल यू कैलकुलेट कि वो इंडिया में कितना डेज स्टे किया है। तो अपने डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप एंड डेट ऑफ साइन ऑफ विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, ये अपने पढ़े थे। तो देखो क्या है, डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एज पर ज्वाइनिंग एंड साइन ऑफ, इसका डेट कितना है? 25th April और 24th October। तो पूरे साल भर में इतना टाइम से इतना टाइम तक वो इंडिया में नहीं था। तो अगर आपको ये पता है कि वो इतना टाइम से इतना टाइम में इंडिया में नहीं था, तो जो बैलेंस पीरियड है आप निकाल लीजिए कि वो कितना इंडिया में था। यहाँ पे एक बात और लिखी गई है, सुमित हैज बीन फाइलिंग हिज इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया एज अ रेसिडेंट फॉर द प्रीसीडिंग 2 previous years। आपको पता है ये क्यों काम का है? आरओआर के लिए, कि लास्ट 10 साल में वो कम से कम 2 साल तो वो एज अ रेसिडेंट रिटर्न फाइल किया, मतलब वो रेसिडेंट था। तो मतलब ये दोनों का दोनों बेस सेकेंडरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। लास्ट 7 साल में 730 डेज रहा है और लास्ट 10 साल में 2 साल रेसिडेंट है। मतलब अगर ये रेसिडेंट बना ना तो ये आरओआर बनेगा। तो ये कैसा रेसिडेंट बनेगा? आरओआर। लेकिन अगर ये रेसिडेंट नहीं बना तो ये क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। तो आपको बस बेटा यही चेक करना है कि 182 डेज रहा है कि नहीं रहा है। तो चलो ऑल योर्स। 365 में से हमको माइनस करना है 25th अप्रैल टू 24th October, ये हमें माइनस करना है। यस, बताओ क्या ये 182 रहा है? 25th April से 24th October। तो पहले अप्रैल का देखो, अप्रैल में कितना डेज इंडिया के बाहर था? 30 - 24, 6 डेज। क्या हो जाएगा? मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 और अक्टूबर 24। ये टोटल कितना आ रहा है? माइनस माइनस ये टोटल बताओ कितना आ रहा है? 6 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 24, 183 आ रहा है। तो ये है ना मन, ये तो मैं पूछा, ये -183 आ रहा है। यानी जो बैलेंस है वो कितना है? एग्जैक्ट है 182 डेज। तो ये 182 डेज इंडिया में स्टे किया है, करेक्ट है। ये 182 डेज इंडिया में स्टे किया तो ये रेसिडेंट बन गया और ओआर भी बन गया, क्योंकि लास्ट 10 साल में कम से कम 2 साल रेसिडेंट था और लास्ट 7 ईयर्स में 730 डेज और मोर रुका है। तो ही इज नन अदर देन रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखेंगे। मिस्टर स्क्वायर एन इंडियन सिटीजन, ध्यान से हाँ, करेंटली रिसाइड इन दुबई, दुबई में रहता है। ही केम टू इंडिया ऑन अ विजिट and his total stay in India during this year was 135 days. कितना days? 135 days. He is not liable to pay any tax in Dubai. वो दुबई में कोई टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है।
फॉलोइंग इज इज डिटेल्स ऑफ स्टे इन इंडिया इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। करेंटली वो 135 है, इतना ध्यान रखिएगा। और उसका डेज ऑफ स्टे आपको प्रीसीडिंग ईयर्स का दिखा दिया है, ये सब है। What shall be his residential status for the year if his total income other than income from foreign sources, मतलब income from Indian sources, is rupees 10 lakhs? कितना ये is rupees 10 lakhs? अगर ये rupees 10 lakhs है तो आप बताओ इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? RNOR होगा कि ROR होगा कि NR होगा कि डीम्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन्स, यूज योर ब्रेन्स। इसकी इंडियन सोर्स्ड इनकम 15 लाख से कम है, तो ये नॉर्मल आदमी है, इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता जो हमने सीखे थे 120 वाला। तो यहाँ पे 182 पे ही वो रेसिडेंट बनेगा, लेकिन वो स्टे कितना किया है? 135, तो वो नॉन रेसिडेंट है। तो क्या है वो? दूसरा हमने 6(1) भी पढ़ा था, डीम रेसिडेंट। डीम रेसिडेंट के लिए भी इंडियन सोर्स इनकम 15 लाख से होना, 15 लाख से ज्यादा होना जरूरी है। तो पहला सिचुएशन में क्योंकि इसकी इंडियन सोर्स इनकम 10 लाख है, which is less than 15 lakhs, not exceeding 15 lakhs rather, तो he is a non-resident। वो क्या है? एक नॉन रेजिडेंट है। समझ में आया? ये समझ में नहीं आया इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हम क्या पढ़े थे? एक इंडियन सिटीजन अगर इंडिया विजिट करने के लिए आया है, वो इंडिया में रेसिडेंट कब माना जाएगा? नॉर्मल सिचुएशन में 182 डेज है, लेकिन अगर उसका इंडियन सोर्स्ड इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो 182 बन जाएगा 120। लेकिन इसका इंडियन सोर्स्ड इनकम कितना है? तो इसके ऊपर कौन सा कंडीशन है जो पहले है? 182। तो रहा ही नहीं है 182, तो 135 रहा है। क्लियर है ना? और डीम रेसिडेंट भी नहीं लगेगा इसमें। आप बोल सकते थे सर इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन दुबई, ही इज एन इंडियन सिटीजन। वो तब होता है जब उसकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स एक्सीड्स 15 लाख रुपीस, तब यहां पर अगर होता तो ये डीम रेसिडेंट हो जाता। एम आई क्लियर ऑन दिस? तो डीम रेसिडेंट कब होता है? जब वो नॉर्मल सिचुएशन में नॉन रेसिडेंट है तो उसके ऊपर 6(1) एप्लीकेबल होता है। बट वो नॉर्मल सिचुएशन में अगर रेसिडेंट है ही तो फिर डीम रेसिडेंट वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। यू शुड नो दिस। ठीक है? अच्छा मेरे को बताओ, ऑल्दो क्वेश्चन पूछा नहीं है बट यहाँ पे सोचो अगर इंडियन सोर्स इनकम 16 लाख होता। क्वेश्चन पूछा नहीं है बट एक बार अपने ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर इंडियन सोर्स इनकम यहाँ पे 16 लैक्स होता तो क्या होता? करेंट ईयर 120 डेज और मोर है। लास्ट 4 साल देखो, लास्ट 4 साल कितना है? 365 और मोर है ही। तो ये क्या बन गया? रेसिडेंट बन गया ये क्या बन गया? एंड वेरी गुड। और अगर ये इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने के लिए इंडियन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो ये वाला जो रेसिडेंट बना है, ये कौन सा रेसिडेंट होगा? RNOR। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता डीम्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ये आपका करेक्ट आंसर होता। एम आई क्लियर क्या? डीम्ड रेसिडेंट, देखो एक ऑप्शन है RNOR, लेकिन एक ऑप्शन क्या है? डीम्ड RNOR। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट, ये कौन सा होता? डीम्ड RNOR होता। ये क्या होता? डीम्ड RNOR। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट करके पूछ सकता है आपका, अगर लॉजिक क्लियर है तो नो वन कैन स्टॉप यू। क्वेश्चन 14, is a dividend income from an Australian company received in Australia in the year 2020, 2020 में आप रिसीव किए, brought to India during the current year 21-22 is taxable in the assessment year in the case of। जो डिविडेंड इनकम आप ऑस्ट्रेलिया में रिसीव किए थे ऑस्ट्रेलियन कंपनी से 2020 वाले साल में, आप उसको इंडिया लेकर आ रहे हो करेंट ईयर। अब आपसे पूछा ये टैक्सेबल किसके हाथ में है? ROR ओनली, कि बोथ ROR एंड RNOR, कि नॉन रेसिडेंट, कि नन ऑफ द अबव? बोलिए आंसर।
करवाया ऐसा क्वेश्चंस बहुत। कौन से साल का इनकम है? पास्ट ईयर का इनकम है। कब लाया गया? करेंट ईयर में लाया गया। तो ये किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है, पढ़े थे हम लोग। These are not the earned incomes in the year. These are the previous year's income. It will be taxable in previous year only, not in current year. क्लियर है? तो ये किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे आर ओ आर हो, चाहे आर एन आर हो, चाहे एन आर हो। क्लियर है? क्वेश्चन 15। Ramesh, a citizen of India, is employed in the Indian embassy in Australia. रमेश एक इंडियन सिटीजन है, वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ही इज अ नॉन रेजिडेंट। ही रिसीव्ड सैलरी एंड अलाउंसेस इन ऑस्ट्रेलिया। उसको सैलरी और अलाउंसेस मिलता है किधर? ऑस्ट्रेलिया में, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट उसे सैलरी दे रहा है, गवर्नमेंट उसे अलाउंस दे रहा है फॉर द सर्विसेज रेंडेड बाय हिम इन ऑस्ट्रेलिया। सर्विस किधर रेंडर किया है? ऑस्ट्रेलिया में। इन एडिशन ही इज ऑल्सो अलाउड परक्विजिट्स बाय द गवर्नमेंट। उसको परक्विजिट भी मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो देखो बेटा, ए बी सी डी है, इसमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी तीन इनकरेक्ट है। तो अपने करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। बहुत ध्यान से एक एक स्टेटमेंट पढ़ो। जहां भी आपको लगे कि स्टेटमेंट फॉल्स है, उसको हटा दो। जहां भी आपको लगे कंफ्यूजिंग लग रहा है, उसको एक बार पोस्टपोन करो। जो जो लग रहा है कि आपको समझ में आ ही रहा है कि ये फॉल्स है, तो फॉल्स को पहले हटा दीजिए। ऑड वन आउट करिए अगर आप सही स्टेटमेंट नहीं समझ पा रहे हैं तो। लाइव एट होम वाले बच्चे जवाब दे ही नहीं रहे हैं, आप प्लीज जवाब दीजिए। सैलरी टैक्सेबल होता है, बट अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज को ही क्या कर रहा है? टैक्सेबल, या ये एग्जेम्प्ट कर रहा है। बट यहाँ पर क्या है? सैलरी जो है वो टैक्सेबल है, बट अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स क्या है? सेक्शन 10 क्लॉज 7 में एग्जेम्प्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मतलब हर किसी की बस की बात नहीं है ये। निशांत अ रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। आई वुड लाइक यू टू समराइज दिस क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसका जो की फैक्ट्स है क्वेश्चन का वो लिखते रहिए अपने वर्ड्स में। निशांत एक आर एन ओ आर है फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एंड आर ओ आर है फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। तो 2021 के लिए आर एन ओ आर है, 21-22 के लिए आर ओ आर है। तो 20-21 में आर एन ओ आर है, 21-22 में आर ओ आर है। हैज रिसीव्ड रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कैनेडा अमाउंटिंग टू 1 lakh ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 इन अ बैंक इन कैनेडा। इसको 2021 में क्या मिला? रेंट मिला। किस साल में? 20-21 में। कहां मिला? कनाडा में मिला। कहां मिला? जब वो क्या था? आर एन ओ आर था। जब वो क्या था? ठीक है। अब बोल रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, करेंट ईयर में, ही रेमिटेड दिस अमाउंट टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल्स। अब बोल रहा है कि यही वाला रेंट मैं 21-22 में करंट ईयर में रेमिट कर लिया इंडिया में, जब मैं क्या हूं? आर ओ आर हूं। उस साल में मैं क्या हूं? आर ओ आर हूं। क्वेश्चन क्लियर है? पहले मैं जब मैं रेंट रिसीव किया उस समय मैं आर एन ओ आर था इंडिया में 2021 में। अब मैं जब रेंट रेमिट कर लिया इंडिया में, आई मीन जब रेंट रिसीव जो किया था कनाडा में उसको रेमिट कर लिया इंडिया में, उस समय मैं क्या हूं? आर ओ आर हूं। तो आपसे पूछ रहा है इज सच रेंट टैक्सेबल इन इंडिया?
एंड इफ सो हाउ मच एंड इन विच ईयर? क्या ये रेंट इंडिया में टैक्सेबल है, और अगर है तो कब टैक्सेबल है और कितना? ऑप्शंस देखिए। यस, 70,000 was taxable in India in the last year, that is 2021. That is 2021. Yes, 1 lakh was taxable in India, that is 2021. Yes, 7 lakh was taxable in India in the current year. Yeah, no, such rent is not taxable in India either during the last year 2021 or in the current year 21-22. तो बताइए, आपके हिसाब से ये रेंट इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं है? लास्ट ईयर में भी बताओ और करेंट ईयर में भी बताओ। करेक्ट, कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं है। इसका लॉजिक ये है कि जब आप रेंट रिसीव किए थे, आप उस समय आर थे, तो उस समय तो टैक्सेबल होएगा ही नहीं। आप उस समय आर हो, फॉरेन सोर्स्ड इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। और जब आप आर बने तो आपने कोई इनकम रिसीव ही नहीं किया है, ये इनकम तो रेमिटेड इनकम है, ना तो कोई इनकम एक्रू हुई है, तो ये भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने वाला नहीं है। क्लियर है? प्लीज बेटा याद रखना, जब जब इनकम टैक्स में रेंट का बात आएगा, तब तक आपके दिमाग में 30% माइनस का पॉइंट याद आ जाना चाहिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसलिए यहां पर भी यही था, 1 लाख रुपए आपने जो रिसीव किया, ऑप्शन में कहीं कहीं जगह इन्होंने 70,000 भी दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, 70,000 इसलिए दिया क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है रेंटल इनकम में हाउस प्रॉपर्टी में 30%। कितना? 30%। एम आई क्लियर? देन हु अमंग द फॉलोइंग विल क्वालिफाई एज अ नॉन रेसिडेंट? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से। इनमें से कौन नॉन रेसिडेंट होगा फॉर द करेंट ईयर 21-22? इनमें से कौन नॉन रेसिडेंट होगा फॉर 21-22? क्लियर है क्या? ये अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, फटाफट। जो, संजय एंड चैंग, इसमें वेरियस कॉम्बिनेशंस है। आपको नॉन रेसिडेंट पकड़ना है। जैसे आपको लग रहा है कि ये रेसिडेंट होने वाला है तो आगे चेक ही मत करिएगा। यू जस्ट हैव टू चेक वेदर ही इज अ नॉन रेसिडेंट। इनमें से कौन नॉन रेसिडेंट है, बस आपको वही चेक करना है। डन? ये ऑप्शन है, जो चैंग, संजय, संजय चैंग, चैंग। इनमें से एक सही ऑप्शन है। यस, आपको नॉन रेसिडेंट बताना है।
डन। देखिए, जो के बारे में समझते हैं। जो एक इटालियन डिजाइनर है, यानी वो इंडियन सिटीजन नहीं है। ही केम ऑन अ विजिट टू इंडिया टू एक्सप्लोर इंडियन हैंडलूम ऑन दिस डेट एंड लेफ्ट ऑन 15 दिसंबर। तो जो कितना दिन के लिए इंडिया में आया? 3 सितंबर को इंडिया में आया और 15 दिसंबर को वापस चला गया। तो 30 माइनस 2, 28 डेज इंडिया में था। सितंबर, अक्टूबर 30, नवंबर, सॉरी अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 15। कितना डेज हुआ? 104 हुआ। 60 और मोर है। फॉर पास्ट 4 years ही विजिटेड इंडिया फॉर फैशन शोज एंड स्टेड इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर, मतलब 400 है। तो ये 60 और मोर है और लास्ट 4 साल 400 है, तो ये रेसिडेंट हो ही गया। तो जो तो नॉन रेसिडेंट नहीं है। नेक्स्ट, संजय बॉर्न एंड सेटल्ड इन कनाडा। नहीं, संजय इंडियन सिटीजन नहीं है। ही विजिट्स इंडिया ईच ईयर फॉर 3 months। वो हर साल 3 months के लिए इंडिया आता है टू मीट हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया इन 1946। मतलब संजय एक पीआईओ है। संजय ने कौन है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऑल्दो वो खुद एक इंडियन सिटीजन नहीं है, बट उसका ओरिजिन इंडिया से है बिकॉज उसके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे। तो पीआईओ इंडिया आ रहा है कितने मंथ्स के लिए? 3 months के लिए। लिविंग इन मुंबई। हिज इंडियन इनकम इज हाउ मच? 15,20,000। तो संजय इंडिया का रेसिडेंट कब माना जाएगा? जब वो 120 और मोर रुका है। बट यहाँ पे तो 3 months के लिए आ रहा है वो, तो 120 और मोर तो वो रुक ही नहीं रहा है। मैक्सिमम 92 होगा भी तो ये संजय से इस केस में क्या हो गया? एनआर। तो संजय तो एनआर है ही। अब चैंग में आते हैं। चैंग एक कोरियन साइंटिस्ट है, इंडियन सिटीजन नहीं है। ही लेफ्ट इंडिया टू हिज होम कंट्री, मतलब इंडिया छोड़ दिया और अपना घर जा रहा है फॉर फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट देयर। समझो बात को, वो फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए नहीं बोला। फिक्स्ड वही एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन वो आपको बोला है बेटा कि वो इंडिया में स्टे किया है फॉर स्टडी एंड रिसर्च इन मेडिसिन फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। आपको रेसिडेंशियल स्टेटस कब का निकालना है? प्रीवियस ईयर। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जब भी आप एमसीक्यू बुकलेट करेंगे आपके माइंड में कौन सा ईयर चलना चाहिए? प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22 क्लियरली दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो यहां पर वो पढ़ाई कर रहा था और आपसे पूछा है कि देखो वो कोरियन साइंटिस्ट है, वो इंडिया में पढ़ाई कर रहा था, बहुत टाइम पढ़ाई की और फिर इंडिया छोड़ के जा रहा है बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो 60 डेज एंड ऑल यहाँ पर लगेगा। प्लीज ध्यान से समझो, यहाँ पे 60 डेज का कंडीशन लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर क्या बोला है कि वो कितना दिन इंडिया स्टे किया है? सर 1 जनवरी से 1 जुलाई, यानी हमें ये जानना कि क्या 1 अप्रैल 21 को वो इंडिया में था? यस, क्योंकि 1 जनवरी 17 अगर वो इंडिया में था और 1 जुलाई 21 वो अगर इंडिया में था, तो हमें कब से कैलकुलेट करना है? 1 अप्रैल से कैलकुलेट करना है। कब तक? 1 जुलाई तक। क्योंकि ये इस बीच वो कहां पे था? इंडिया में था। इस बीच वो कहां पे था? इंडिया में था। तो डेज नंबर कितना आ रहा है बताओ? अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 1। कितना आ रहा है? 92 आ रहा है। 92 आ रहा है। तो ये 92 डेज इंडिया में था करेंट ईयर में। अरे बोलो भाई, 92 डेज था। अब लास्ट 4 साल क्या है? अब लास्ट 4 साल क्या हो जाएगा मेरे लिए? 2021, 1920, 18-19 और 17-18। क्या हो जाएगा? 17-18। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मेरा 1/4/21 से 1 जुलाई 21 में 92 डेज इंडिया में था। क्लियर है? और लास्ट 4 साल मेरे को कैलकुलेट करना है। मैं कोरियन साइंटिस्ट हूं, इंडिया छोड़ा टू हिज होम कंट्री फॉर फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट देयर। ठीक है? अब यहां पर मेरा लास्ट 4 साल का हमको कैलकुलेट करना है। तो सर मैं 1 जनवरी 17, 1 जनवरी 17, 18-19 ये तो सब मैं क्या हूं? इंडिया में हुई ना। तो मैं रेसिडेंट तो बन गया ना, तो मैं नॉन रेसिडेंट नहीं हूं। तो मेरे से पूछा गया था कि नॉन रेसिडेंट कौन होगा, तो फाइनल आंसर है संजय। संजय कौन होगा?
नॉन रेसिडेंट. दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट योर आंसर्स. दैट्स इट गाइस. और भी कुछ क्वेश्चंस है बट इट इज रिलेटेड टू अदर चैप्टर्स. स्टैंड अलोन क्वेश्चंस ये था आपका. आई होप आपको प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा, समझ में आया. ओके तो ये था अपना प्रैक्टिस सेशन. टेस्ट अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, ये खाली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. टेस्ट हम लोग एक दिन अलग से लेंगे, वो एक आपको प्लान मैनर में बता दिया जाएगा टेस्ट. फिलहाल दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. मिलते हैं अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम. अपने स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम. ओके सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.